वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है मेहमान शख्सियत सरदार अरशाद महमूद साहब। आप मारूफ कालम नवीस हैं, तजिया निगार हैं। आपके कालम पाकिस्तान के कौमी अखबारात में शाया होते हैं और आज़ादी के बेस कैंप के अंदर बैठकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आपने एक बहुत बड़ा जहाद किया है, एक जदोजहद की, एक लॉन्ग स्ट्रगल की है। सेल्फ मेड आदमी है और एक ऐसे इंडिविजुअल है जो आज़ाद कश्मीर में न सिर्फ तब्दीली चाहते हैं बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी ऑन ग्राउंड कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट देने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन इट हैपन टू बी के ये एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ इन्होंने ज्वाइन किया और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया की नजरें पूरे पाकिस्तान की ओवरसीज पाकिस्तानियों कश्मीरियों की नजरें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर हैं, इस मौके पर आप पीटीआई आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। आपको आज मैं अपने प्रोग्राम में अरशाद महमूद साहब वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। जो पब्लिक में सवाल चल रहे हैं वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तो इस पीटीआई ने टिकटों की बंदरबांट की है, इसमें आपने क्या क्राइटेरिया रखा? इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जा सकेगा कि एक दिन आजाद कश्मीर के सिटिंग एमएलए मिनिस्टर्स नून लीग के तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं और शाम को उनको उनके हलके का टिकट जारी हो जाता है? इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे और तहरीक इंसाफ का टिकट की बंदरबांट में खास करके क्या क्राइटेरिया रहा, क्या देखा आपने? देखिए, कुछ आपने आपने और बाकी दोस्तों ने इसको थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ना बहुत कर दिया। आप देखिए, चौधरी शहजाद साहब आए और मीर अकबर साहब आए, तो दो बंदे आए जो दूसरी पार्टियों से आए जिनको टिकट मिल गया। बाकी तो पहले से तहरीक इंसाफ में कोई 6 महीने पहले शामिल हुआ, 4 महीने शामिल हुआ, कोई कुछ काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ में थे। तो सरदार सगीर खान साहब हमारे साथ शामिल हुए थे, इत्तेफाक से जो है अल्लाह गरीब के रहमत करे उनकी डेथ हो गई। तो बाकी लोग तो ज़्यादातर पार्टी के लोग हैं या पार्टी में बड़े अरसे से काम कर रहे हैं या कुछ काफ़ी अरसे से मुतारिक हैं। असल में ना हुआ ये कि जो जो 2-3 लोग नए शामिल हुए हैं, उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी और चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद उनको शामिल किया, उनकी मौजूदगी में शामिल हुए, तो वो नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाइप उसको मिल गई। लेकिन इनमें ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जम्मू 6 से एक खातून है नाजिया नाज, जो कोई 40 साल से कम उम्र की हैं, गुज़िश्ता कई सालों से पीटीआई के साथ काम कर रही हैं, उनको भी टिकट मिला है। राजा मंसूर खान आपके इंग्लैंड से ही आए हुए हैं, वो पीटीआई के साथ 16 साल से मुंसलिक हैं और वो 40 साल से कम उम्र के हैं, उनको टिकट मिला। हवेली से आमिर नज़ीर को टिकट मिला, जो एक यंग एनर्जेटिक पीटीआई के एक तवील अरसे के साथ पीटीआई से काम कर रहे हैं। फारूक हैदर साहब के मुकाबले में जीशान हैदर को टिकट मिला, जो एक बिल्कुल यंग एनर्जेटिक पीटीआई का हार्डकोर वर्कर है। तो इस तरह की आपको मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूं कि जो पीटीआई ने, असल में हमने जो शराज साहब ये किया कि एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। आप चूंकि आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर जब इलेक्शन का मार्का लड़ा जाता है तो उसमें आपने ये देखना होता है कि किस तरीके से आप जो है ये बैटल जो है या ये जंग जो है आप कैसे जीतेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है कि जो विनिंग हार्स हों। तो पार्टी ये नहीं कर सकती कि महज उन लोगों को टिकट जारी कर देती जिनमें जीतने की अहलियत या इस्तेदाद या इम्कानात जिनके कम होते। तो हमने एक कम्बिनेशन बनाया, इसमें बहुत सारे कुछ पुराने इलेक्टेबल लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, और हमारी कोशिश ये है कि एक जैसे कि आप कह सकते हैं कि डाइवर्स ग्रुप जो है वो असेंबली में आ सके पार्टी की तरफ से। नहीं, लेकिन आप इन लोगों का एहसाब क्या करेंगे? मेन मंशूर आपका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का विजन के मुताबिक कि हम इंसाफ दिलाएंगे, एहसाब करेंगे, एहसाब पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो 30-30, 35-35 साल से जो लोग पहले पार्टी के अंदर मौजूद हैं, वो हम देखते हैं कि जो भी इस्लामाबाद में बरसर इक़्तिदार जमात होती है, उसके साथ अपना किबला काबा उस तरफ लेके चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या फौजी अदवार हो, वो अपने पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप इन लोगों को क्या हिसाब करेंगे? ये जो हुकूमत में नए लोग जो है वो तो चलो है, लेकिन उनके जीतने के चांसेस क्या है? बाज ऐसे हल्के हैं जहां पर आपने टिकट तो जरूर जारी किए हैं, लेकिन वो वहां पर जो है दूसरी जमातें जीत रही हैं, यानी वो उनकी जो है अपनी जो हल्का है वहां से वो हमेशा जीतते हैं। तो जाहिर है ये लेस लाइकली कि वहां से वो ये जीतेंगे। लेकिन मेन जो मीरपुर कोटली में हमने देखा है कि वही लोग जो है
और कभी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, फिर उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, अब नून लीग से वो फिर घूमते रहे पीपल्स पार्टी में, अब तहरीक इंसाफ में आ गए। तो क्या तब्दीली फिर क्या आएगी इन लोगों के साथ? देखिए ना, जफर अनवर, आप मीरपुर की बात करते हैं, नया फेस है ऑलमोस्ट। इसी तरह अंसर अब्दाली जो हैं वो भी नया फेस हैं। इसी तरह हमारे जो है क्या डुडियाल से जो हैं चौधरी साहब, वो भी जो है अपना एक नया फेस हैं। तो काफी सारा एक कॉम्बिनेशन है। आप जफर अनवर की तो आपने बात की, पार्टी के लिए काम, कुछ टिकट ऐसे में आप नाम नहीं लेना चाह रहा, इसकी जो टिकट की जो दिए गए, इशू किए गए, कहा यह जा रहा है कि 10-10 करोड़ रुपया इन लोगों ने अदा किया है। ये तहरीक इंसाफ को मिला है या ये पाकिस्तान में जो लॉबियस्ट हैं जिन तक अप्रोच होती है, जैसे हमने देखा बलचीज ताहिर के जमाने में पीपल जो आज़ाद कश्मीर के लोग थे वो उन्होंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने टिकट जो है उनके आइडेंटिटी दिए, उनको जारी किए। इसी तरह अभी जो है आज़ाद कश्मीर के हमारे लोग जो है, चूंकि उनका सारे ताने बाने जो है वो इधर यूके से मिलते हैं, तो हमें खबरें तो मिलती हैं कि अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई सबूत मिला तो वो ना सिर्फ रिश्वत लेने वाले को, पैसा लेने वाले को निकालेंगे, बल्कि जो पैसा दे के पार्टी का टिकट लेगा उसको भी पार्टी से निकाल देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा, लेकिन चूंकि हमारा माहौल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में आपको पता है कि वो मलिक रियाज कहते होते हैं कि मैं फाइल को पहिए लगाता हूँ। तो जिसको रफीक नैयर को भी टिकट मिल जाता तो लोग शायद यही कहते हैं कि जी रफीक नैयर साहब ने भी टिकट खरीदा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे इल्जामात जो हैं वो जाहिर है कि मुखालिफिन लगाते हैं पार्टी पे, और वो चाहते हैं कि ज़रा एक ऐसी धूल उड़ाई जाए जिसमें पार्टी का इमेज खराब हो। तो पार्टी ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है, और बिला सबूत ऐसे इल्जामात जो है, अब इलेक्शन होगा, जो बंदा इलेक्शन हारेगा वो कहेगा धांधली हुई है। कोई बंदा, हमारे मुल्क में रवाज ही नहीं, 70 ऑनवर्ड जो जितने इलेक्शंस हुए हैं सब इलेक्शंस में हारने वाली पार्टियों ने ये रोना धोना किया कि जी हम जो है हमें हराया गया, धांधली हुई है, रिगिंग हुई है और हम तहरीक चलाएंगे। तो ये इस तरह का एक सियासी रवाज है जिसको बदलने की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन इस वक्त यानी किन नारों और दावों पर लड़ा जा रहा है? देखिए, हमने अपना एक मंशूर पेश किया जिसमें हमने 3 चीजें की हैं: इंसाफ, खुशहाली, आज़ादी। ये 3 चीजें हैं। आज़ादी का जो हमने अपने मंशूर में पहली बात ये की है कि हम मकबूजा कश्मीर के लिए अपने तमाम वसाइल मुख्तस करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की लिमिटेशंस होती हैं, आपको पता है ये कोई सॉवरेन स्टेट तो नहीं है कि वो कोई इंटरनेशनली बहुत काम कर सके, लेकिन अपने डायस्पोरा की मदद से, अपने जो हमारे पॉलिटिकल लोग बाहर हैं, जो नेटवर्किंग है पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी मदद से हम इसको आलमी सतह पे भी हाईलाइट करेंगे। जेके के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी यूज़ करेंगे, कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि कश्मीर की तहरीक को जो है वो आगे बढ़ाया सके। उसके लिए, उसके अलावा जो हमने बाकी जो 2 इश्यूज हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको किस तरीके से खुद को कफालत की तरफ लाया जा सके, उसके लिए हमने बहुत सारे मंसूबे डिस्कस किए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोबारा शुरू करने की बात की है। मीरपुर का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको उस पे उस प्रोसेस को, वो तो एक तो गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया हुआ है पैक में, लेकिन उस पे कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हुआ। उस पर पेशरफ्त करने का हमने ऐलान किया है। 4M जो है ताकि मुजफ्फराबाद और पुंछ और मीरपुर को कनेक्ट किया जा सके। 4G की हमने इसके अंदर बात की है, डिजिटलाइजेशन की बात की है। उसके अलावा हमने कहा कि हम हाइडल के मंसूबों को तरक्की देंगे। इसी तरह सोलर पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनको लेके जाएंगे, इसके लिए सस्ते कर्जे देंगे। तो बहुत सारे खवातीन के लिए हम बड़े इनकलाबी किस्म की जो है हमने इस्लाहत तजवीज़ की हैं ताकि वो जो हमारे माशरे का एक एक्टिव फाल तबके के तौर पे रोल अदा कर सकें, जॉब्स में उनका हिस्सा हो सके, उनको कोई हिरास ना कर सके, उनकी इज्जत और आबरू के ऊपर कोई बुरी निगाह ना डाल सके। खास उसके अलावा जो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा संगे मील होगा वो ये होगा कि विरासत में जो है उनको हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट खुद दिलवाएगी। नादरा पाकिस्तान में एक कानून बना है कि जो जब कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसके बच्चों में नादरा उसके सारे जो है इस्लामी कानून के मुताबिक उसके असासों को तकसीम कर देता है। तो इस तरह का हम एक कानून बनवाना चाहते हैं ताकि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपनी विरासत से महरूम ना हो सकें। बहुत सारी हमारी, मैं आपको ये भेजूंगा भी, आप देखिएगा, और किसी और प्रोग्राम में भी हम डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आज़ाद कश्मीर का जो इक़्तिसादी और ये जो इंतज़ामी ढांचा है इसको नए और जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करें।
आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 30 सालों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, इस बात की क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ अगर उसकी हुकूमत कायम हो गई तो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे? आपने बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने अपने मंशूर के उप में इसके बारे में बड़ा डिटेल से लिखा है, और अगर ये आपको नज़र आता हो, मुझे पता नहीं नज़र भी आता है यानी, ये आप देख सकते हैं। हमने इस बात का मंशूर में आवाम से वादा किया है कि हम 3 माह के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे बल्कि जो रिसोर्सेज हैं, माजी में वाज़ा ये हो जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन करवा देते हैं लेकिन ना उनको रिसोर्सेज देते हैं ना उनका अख्तियारात देते हैं। तो हम उनको रिसोर्सेज भी देंगे, अख्तियारात भी देंगे, ऐसी कानून साजिश करेंगे कि 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद होगा कि वो एक मुकर्रर तारीख को बल्दियाती इलेक्शन करवाएगा। उसके अलावा हमने जो इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक और मंशूर में तजवीज़ दी है कि 12.5% जो है ख़वातीन के लिए सीटें रखी जाएंगी और 12.5% जो है नौजवानों के लिए रखी जाएंगी, ताकि जो है यंग लार्ड जो है, एनर्जेटिक लार्ड जो आज़ाद कश्मीर के आगे जो लीडरशिप कैडर है उसमें आ सके। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ 70, 75 और 80 साल के जो ताज़ा दम नौजवान हैं वो इलेक्शन के मार्के में उतर चुके हैं और वो कहते हैं जी कि हम आज़ाद कश्मीर को नई क़यादत फराम करेंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा गैप ये है कि बल्दियाती इलेक्शन ये वादा राजा फारूक हैदर की तरह ना हो कि हम 6 महीने में 90 दिन में, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं तो इन्होंने वहां से स्टे ऑर्डर करवा लिया और अभी तक 5 साल उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं किए। इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि जो मेंबरान ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज हैं, उन वो फंड अपने पास रखना चाहते हैं और टूटी नलके और गांव में जिस तरह खम्बों की सियासत कर रहे हैं। अभी एक आप कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो किसी जमात के हैं, वो खंबे देते हैं तो हल्फ लेते हैं कि आप वोट मुझे दोगे। जिसको भी खंबा दिया, जिसको भी पुल दिया, जिसको भी कोई काम दिया, तो हलफनामा ले रहे हैं कि आप हल्फ देंगे, वोट मुझे देंगे। तो ये मुमकिन नहीं होगा कि बलदियाती इंतखाबात हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मंशूर में रखा है। दूसरी आपने ये कहा है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई सबूत होना मुझे मिला तो मैं ये कर दूंगा, एक्शन लूंगा। आपको पता है कि पिछले इलेक्शन जब हुए थे 2016 में, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यूके में भी आए थे, यहाँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की फंड रेजिंग हुई थी और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से उसका हिसाब मांगा, लेकिन आज तक वो हिसाब नहीं मिला कि वो कहाँ गए वो पैसे और उसका ऑडिट क्या है, वो पैसे किधर खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए। तो ऐसा ही लगता है कि अब भी जो इलेक्शन जो पैसे देते हैं वो सबूत तो नहीं देते हैं कि टिकटों की जिस तरह तकसीम हुई है या जिस तरह। अच्छा, एक तासर और है, ये जो क्यों ये ऐसा तासर पाया जाता है कि मरकज में इस्लामाबाद में जिस भी पार्टी की हुकूमत हो उसी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनती है। तहरीक साहब क्या ये श्योरिटी देगी कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन एक साथ? देखिए, एक साथ तो इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि ना हमारा टाइम अलग अलग पूरा होता है ना। 5 साल पाकिस्तान के पूरे होंगे 21 में, हमारे अब इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे फिर 5 साल के बाद आप सोचिए कि हमारा फिर 2026 में जाके इलेक्शन बनता है। तो हम कैसे 2000 जो है ना 23 में पाकिस्तान के इलेक्शन होंगे, नेशनल इलेक्शन, तो हम उनके साथ कैसे इलेक्शन करें। तो इंडिया में भी आप देखें कि मुख्तलिफ रियासतें हैं और सारी रियासतों में डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन होते रहते हैं, तो इसका कोई मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ हर्ज है। बाकी आप जो बात कह रहे हैं कि लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक या उससे हमांग हुकूमत क्यों बनाते हैं, वो उनका अपना एक इंटरेस्ट भी है। लोग समझते हैं कि जब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कुछ वसाइल देती है और अगर हमांग हुकूमत हो तो उसके साथ जो है ताल्लुकात अच्छे होते हैं। हम देखते हैं कि चौधरी मजीद साहब जब आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम थे तो जब तक पीपल्स नून लीग ने उनको काफ़ी तंग किया था। फिर बाद में जब इसी तरह दूसरा हुकूमत, अगरचे मौजूदा जो हमारे इमरान खान की हुकूमत है, उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनको आज़ादी के साथ काम करने दिया, उनको वसाइल भी दिए, लेकिन उमूमी तौर पे जो है ये रवायत आज़ाद कश्मीर में नहीं है। अगर इस्लामाबाद में मुखालिफ हुकूमत हो तो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत जो है फेडरल गवर्नमेंट से अगर हमांग हुकूमत होगी तो हमारी तरक्की के ज़्यादा इम्कान हैं। और दूसरी बात ये मैं उतारूँगी, जैसे हमारी हुकूमत है तो हम करते हैं कि जिस तरह गलगित बल्तिस्तान को कोई
200 बिलियन का एक पैकेज दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। इसी तरह हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के टूरिज्म की तरक्की के लिए, हाइडल की तरक्की के लिए, बाकी सनत की रिवाइवल के लिए फेडरल गवर्नमेंट हमें 200-300 अरब का एक पैकेज दे सकती है, जिससे हम आज़ाद कश्मीर को उठा सकते हैं। तो ये हम लोगों को इंसेंटिव है बहुत ज्यादा इस बात का। एक और इल्जाम आता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है इस्लामाबाद के, जो जम्मू कश्मीर महाजरीन की 12 सीटें हैं वो करप्ट करती हैं आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को। सिंध वाले अपनी सीट जो है वो वहां से जिसकी भी हुकूमत है वो दे देते हैं, केपीके में जिसकी हुकूमत होती है, पंजाब की 8 सीटें वो तोहफे में पेश की जाती हैं और अपनी हुकूमत बना लेते हैं। तो इसको तब्दील करने के लिए क्या किया जा सकता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। माजी में ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता रहा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मैं 12 की 12 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोहफे में दूंगा, और उन्होंने वाकई 96 में सारी सीटें ये जो तोहफे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दी थी। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है उसमें पुश्ती सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जो है स्टेट सब्जेक्ट को बुनियादी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज करा दिया गया, जिसकी बुनियाद पे आपका वोट दर्ज होता है। तो पहले 6-7 लाख वोट होता था रिफ्यूजीज का, वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। लोगों ने लोकल दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पार्टियों के लोगों को डाला था। अब भी कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन एक बड़ी हद तक ये लिस्टें जो हैं ये साफ और शफाफ हुई हैं। इस पे बड़ा 3-4 महीने इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रिगरस तरीके से काम किया। आज़ाद कश्मीर में भी जो लिस्टें वो नादरा ने बनाई हैं। आपका शनाख्ती कार्ड होगा, आपके एक नंबर आपको दिया जाएगा, आप उस पर अपना शनाख्ती कार्ड SMS करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट किस जगह पे है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे है, रजिस्टर है या नहीं। अब वो नंबर दिखा के तो अपना वोट वहाँ देंगे। तो कुछ काफ़ी सारी रिफॉर्म्स हुई हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आइंदा भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान में भी आप जैसे इमरान खान भी कहते हैं, आप खुद भी समझते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इन 12 सीटों को आइंदा जो है, अगर हमें हुकूमत मिलती है तो इसके ऊपर एक ऐसा कंसेंसस पैदा करें कि कोई उंगली ना उठा सके अगली बार। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खुद मुख्तार कश्मीर की अमल जमातें हैं उनको इलेक्शन से बाहर क्यों रखा जाता है? उनको इलेक्शन लड़ने दें ताकि मैं तो किसी को भी इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने के हक में नहीं हूँ ज़ाती तौर पे। जितने भी लोग हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, जिस भी नज़रिए के साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं। पॉलिटिकल निज़ाम का वो हिस्सा होंगे तो वो अपने ख़यालात को, अपने नज़रियात को इम्प्लीमेंट कराने की ज़्यादा पोजीशन में होंगे, ज़्यादा लोगों तक अपने नज़रियात का प्रचार भी कर सकेंगे। तो लेकिन ये कवानीन हैं, कहीं अशरों से चल रहे हैं, कहीं दाइयों से चल रहे हैं, इनके ऊपर बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। 40 इलेक्शन जीत जाती है तो ज़ाहिर है 8 स्पेशल सीटें होंगी, तो उस पर भी बोलियां लगी हुई हैं। ज़ाहिर है आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कौन टेक्नोक्रेट पर होगा, कौन ओवरसीज से होगा, कौन उलमाए मशाइख पर होगा, कौन लेडीज की सीट पर होगा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि लोग यहाँ से पैसे लेकर बैरून मुल्क से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में लॉबिंग कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। ये हमेशा हर हुकूमत में होता है और पिछली रवायात पीपल्स पार्टी भी यही करती रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वही करेगी जो इस तरह का माहौल जो इस्लामाबाद में बनता है, और जो बर्जीज तार ने किया था वही होगा। वो उसका किरदार हमारे अली अमीन गंडापुर सर कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। जी, अभी तो 8 सीटें जो हैं वो कहीं 25 तारीख के बाद पता चलेगा कि इनमें से कितनी पीटीआई को मिलनी है, कितनी दूसरी पार्टियों को मिलनी है। वो एक तनासब के साथ मिलती हैं, आपको आपके इल्म में ही होगा। तो 25 तारीख के बाद अगर आपको कोई शिकायत मिली तो आप ज़रूर शिकवा कीजिएगा, ज़रूर आवाज़ बुलंद कीजिएगा। लेकिन 1 महीना पहले ही अगर हम इल्ज़ाम लगा दें कि ज़रूर कोई ना कोई पैसा खाएगा, तो मेरा ख्याल है इसका कोई इतनी जायज़ बात नहीं होगी। आखिरी सवाल पूछने लगा था लेकिन लास्ट 2 क्वेश्चन है। बिलावल भुट्टो ने रावलाकोट, मीरपुर, कोटली और में खिताब करते हुए कश्मीर का सौदागर करार दिया है इमरान खान साहब को। पार्लियामेंट के अंदर भी यही आवाजें उठती है, ओवरसीज में भी यही कहा जाता है। अभी मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में एंट्री डालनी है और उनके प्रोग्राम जो है फाइनल हो गए हैं। 8 जुलाई से लेकर
19 जुलाई तक उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा करना है। तो ज़ाहिर है ये इल्ज़ामात वो भी लगाएंगी। तो क्या मतलब अंदर की कहानी क्या है? आप जैसा सहाफ़ी, आप जैसा कॉलम नवीस जो हमेशा जिद्दोजहद करता रहा है कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो हमारी ये जिद्दोजहद सिर्फ इसलिए थी कि इसका सौदा कर दें? देखिए, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मामले को हमें लोकल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी। अगर आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो पूरे आज़ाद कश्मीर में घूमे थे और उन्होंने 2016 के जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे, उन्होंने एग्जैक्टली अगर आप पुरानी तकरीरें निकाल के देखें तो उन्होंने कहा था नवाज शरीफ मोदी का यार है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, यही नॉन लीग थी जो पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी और गद्दार पार्टी कहती थी। सिखों की लिस्टें दे दी, कश्मीर हाउस के बोर्ड उतरवा दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिए। अब जो है जाहिर है दोनों गैंग अप हो गए हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। वही बातें, वही नारे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत जो है वो कश्मीर के मसले के ऊपर कोई सौदाबाजी कर सकती है। जो भी हुकूमत सौदाबाजी करेगी इंशाअल्लाह वो इस्लामाबाद में बरकरार नहीं रहेगी। हमें इस बात का पूरा यकीन है। पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के राय हम हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के इदारे हमारे साथ हैं। हमें कश्मीर के मामले को ज़ाती और मुकामी और ग्रोही सियासत के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से हम न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं करते, जिस तरीके से हम पाकिस्तान की वहदत और सालमियत के बारे में नहीं बात करते, इसी तरीके से हमें कश्मीर के बारे में एक यक ज़बान होना चाहिए, कंसेंसस रखना चाहिए। महज वोट लेने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत किसी को अगर मिली या ना मिली उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैसेज हम भेजते हैं कोटली से, रावलाकोट से, मुजफ्फराबाद से जाके, वो बड़ा गलत मैसेज होता है। अगर आप कल देखें इमरान खान साहब की जो पार्लियामेंट में तकरीर है उसमें उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया है कि हम कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हत्ता कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात का जो अमल छोटा मोटा बैक चैनल में आपको पता है शुरू भी हो चुका था, उन्होंने उसका भी कहा है कि वो भी हम नहीं करेंगे जब तक कि 370 और 35A पे इंडिया जो है उसको रिव्यू नहीं करता या वापस नहीं लेता। तो प्राइम मिनिस्टर इतने वाजे हैं। आप जैसे आपने जिक्र किया कोटली में वो गए थे 5 फरवरी को, वहाँ उन्होंने दो टोक तरीके से कहा था कि कश्मीरियों की राय सुप्रीम है, वही राय, वही मौक़िफ़, वही अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, पाकिस्तान उनके हर फैसले को कबूल करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैंने नोट किया, कुछ 7-8 मुख्तलिफ जगहों पे, USIP में, अमेरिका में, डोचे वेले के साथ इंटरव्यू में और बहुत सारे राइटर्स के साथ इंटरव्यू में कश्मीरियों की प्रिंसिपल पोजीशन को इस सारे ट्रायंगल में तस्लीम किया है, उनकी प्राइमेसी को तस्लीम किया है, उसी को वो आगे लेके चलना चाहते हैं, यानी उनकी सेंट्रलिटी को वो एक इस सारे तनाज़े में बुनियादी फ्री के तौर पर समझते हैं। तो हम इसी पे रहते हैं और इसी चीज़ को हम आगे लेके हमें चलना चाहिए। अगर आपने यानी अस्करी क़यादत की बात की, तो मौजूदा हुकूमत जो है वो और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। अगर अस्करी क़यादत का ही फैसला हो ये, तो सियासी हुकूमत क्या इमरान खान साहब आगे इनकार कर सकेंगे? अगर इसको सूबा बना देते हैं या एज इट इज व्हाट द पोजीशन इज, देखिए कुछ तो है जो इतना शोर मचा हुआ है। तो अगर हम इसमें कश्मीरी क्या रेजिस्ट कर पाएंगे? अगर इसको सूबा बना दिया जाता है तो रेजिस्ट करेंगे? कश्मीर में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो सूबे की वकालत करती हो, आपके इल्म में होगा। कोई एक पार्टी भी मेरे इल्म में नहीं है कि जिसके मंशूर में ये लिखा हो कि हम आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाएंगे। इक़्तिदार वाली पार्टी क्यों करेंगी अरशाद साहब? देखिए, इक़्तिदार वाली पार्टियां क्यों करेंगी? उन्हें तो इक़्तिदार मिलता है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है, कोई सदर बनता है, कोई मतलब है अपने उन्होंने एक किस्म के कैंप कायम किए हुए हैं। लेकिन सफर तो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी किसी सूरत-हाल खत्म करने के लिए आज़ाद कश्मीर में एक एयरपोर्ट नहीं है। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में आप तो उसी इलाके के हैं, मुज़फ़्फ़राबाद चले जाएँ, हटियाँ बाला चले जाएँ, ये इलाके चले जाएँ, कितने रूरल एरिया हैं। हेड इंजरीज़ का मुझे कोई अस्पताल बता दें। ये जो लोग यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से, इंडिया की शेलिंग से जो लोग मरते हैं, आए दिन मरते हैं, रिपोर्ट भी नहीं होते, वो इंजरीज़ के लिए लोग वहाँ से सफ़र करते हैं, आधे रास्ते में मरी में मर जाते हैं आते हुए, आधे इस्लामाबाद पिंडी में पहुंचते हैं तो वो उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। तो ये अनसर्टेनिटी खत्म करने के लिए कम से कम अगर सुबह बन जाए तो इसमें क्या हर्ज है? ये तो कश्मीरियों के हक में है। इक़्तिदार वाली पार्टियां किधर से फायदा
वो करेंगी कि हम साहब आपने बड़ी अच्छी अच्छी आप हमारी एक जी हमारी नंबरदारी खत्म कर दो। अगर इंतजामी तौर पर ही सूबा बनाना है जैसे गिलगित बल्तिस्तान को बनाया हुआ है, तो ये तो हमारे फायदे में, हम भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाएं, कश्मीरी भी पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन लड़ें, उनके खिलाफ एहतजाज करें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। कराची वाले उठाते हैं, सिंध वाले उठाते हैं, लेकिन कश्मीरियों को तो उनकी तो किसी जगह कोई पोजीशन नहीं है। आप मीडिया में देख लें क्या हालत है। देखिए ना, ये जो इशू है ये बड़ा टची इशू है और इसके ऊपर राय आमा जो है उसकी देखना पड़ेगा कि उसकी क्या राय है, लोगों की क्या है, इसकी लीगल इश्यूज क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी बैन अवी सतह पे मसला कश्मीर के ऊपर क्या असर पड़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको जाहिर है कि हम महज मफादात के लिए और पार्लियामेंट में चंद सीटें मिलने की खातर तो नहीं तय कर सकते, लेकिन ये कि मैं इसके लिए समझता हूँ कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में थोड़ी बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं। हमने अपने मंशूर में लिखा है कि जी जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है, नेशनल जो हमारा NFC का अवार्ड है, इरसा है, और इस तरह के जितने भी कौमी अदारे हैं उनमें आज़ाद कश्मीर को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे रिश्ते उनको मजबूत होना चाहिए, फर्दर मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमें कश्मीर के मसले के हवाले से सेंसिटिव रहना है, सेंसिटिव रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस कोशिश में कि हम सेनेट में और पार्लियामेंट में चंद नशस्तें ले लें, इसका हमें हमारी जो है अपनी रायमा भी उसके खिलाफ हो जाए और उसके जो बैन अवी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो भी हमारे लिए ख़तरनाक ना हो जाए। आखिरी सवाल है, वजारत उज़्मा की दौड़ में दो नाम तो सामने हैं। एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, एक सरदार तनवीर इलियास चुगताई साहब हैं। इसके अलावा कोई दो तीन नाम मैं शामिल कर देता हूँ। ख्वाजा फारूक साहब हैं, उसके अलावा चौधरी अनवार उल हक हैं, सरदार अतीक अहमद हैं। आपकी क्या इत्तलात है, कौन वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचे? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है 25 जुलाई पे। अभी तो पार्टी के सदर तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ही हैं और जो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं या जो डिज़र्व करते हैं वो बज़ाहिर तो वही हैं। बाकी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं फैसला वजारत उज़्मा का खुद करूँगा, पार्टी करेगी, और मेरा ख्याल है 25 जुलाई के बाद ही ये कंसल्टेशन होगी। 25 और 30 जुलाई के दरमियान जो है इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में एक नई हुकूमत बन जाएगी। मेरा ख्याल है 26-27 जुलाई तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। सरदार अतीक अहमद खान साहब की जमात जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गैर अलानिया तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद है, इसमें कितनी सदाकत है? कहा यह जा रहा है कि जो आपके कमजोर कैंडिडेट हैं उनको यानी उनके मुकाबले में PTI जो है वो सपोर्ट करे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार स्ट्रांग हैं। ये गैर अलानिया तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों को नहीं बताया गया है। तो इसमें सदाकत है कि आपका इत्तेहाद हो चुका है? देखिए, हमारे तो जो सदारती साहब की अपनी नशस्त है उस पर मेजर लतीफ़ खलीक साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज़ ब रोज़ उनका ग्राफ बढ़ रहा है और पार्टी उनको फुल फ्लैश सपोर्ट कर रही है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये अंडरस्टैंडिंग कितनी एक है। तो हमारी जो मफामत है वो ये है कि इलेक्शन के बाद हम इस बारे में गौर करेंगे कि हुकूमत साजी में हम कैसे एक दूसरे के साथ तावन कर सकते हैं। अमूरे हुकूमत चलाने में हम कैसे एक दूसरे के साथ इश्तराक कर सकते हैं, इसके बारे में JKPP के साथ भी बात होगी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ भी, लेकिन 25 जुलाई के बाद। आज़ाद कश्मीर में एक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा मीडिया खरीद लिया है। जो भी उनकी कार में बैठता है या गाड़ी में बैठता है किसी हवाले से वो चेक काट के देते हैं लाखों लाखों तोड़ के, और सारा मीडिया साथ में हो गया है। ये आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट करने के लिए ये क्या आपकी आंखों यानी नाक के नीचे ये हो रहा है, तो आप लोग आवाज नहीं उठाते इसके ऊपर? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा जनाब। ना थैंक यू मैं वेरी मच। ना कैसी गाड़ी में बैठा हूँ, ना मुझे किसी ने चेक दिया, ना मैंने किसी को चेक काटते हुए देखा है। We are proud of you, sir. Thank you very much, सरदार इरशाद महमूद साहब। ऑल द बेस्ट। हम इंशाल्लाह आपसे मजीद भी इस बारे में गुफ्तगू करते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।